बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 4 सितंबर, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। तालिबान के एक बड़े नेता ने इस हफ्ते दोहा में भारत के राजदूत से मुलाकात की। इस बैठक से पहले तालिबान ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक और कारोबारी संबंध बनाए रखने चाहिए। अफगान तालिबान को चीन और पाकिस्तान के करीब माना जाता है। भारत के साथ उसके संभावित रिश्तों को लेकर कई सवाल हैं। ऐसे में तालिबान की पेशकश और हालिया मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा इसी पर कि तालिबान की भारत में दिलचस्पी कितनी। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम इंडिया बोल। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का पहले मुख्य समाचार। भारत के प्रमोद भगत ने पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भगत ने पुरुष सिंगल्स में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को फाइनल मैच में 21-14, 21-17 से मात दी। पैरालंपिक बैडमिंटन में वो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रमोद 4 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में आज ये भारत का दूसरा मेडल है। इससे पहले भारत के ही मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसी के साथ पैरालंपिक में भारत के कुल 17 मेडल हो गए हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में अब तक कुल 4 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पैरालंपिक में अब तक ये भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन पंजशीर घाटी में लड़ाई अभी थमी नहीं है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक तालिबान सरकार बनाने के घोषणा से पहले पंजशीर में लड़ाई खत्म करना चाहता है। पंजशीर, जिसने सोवियत यूनियन के कब्जे और तालिबान के पहले शासन के दौरान खुद को बचाकर रखा था, इस बार भी चुनौती पेश कर रहा है। तालिबान के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी राइटर्स से दावा किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर के जो लोग उसका सामना कर रहे हैं उन्होंने इससे इनकार किया है। पंजशीर में तालिबान का विरोध कर रहे NRF में हाल ही में शामिल हुए देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि वो भाग गए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि स्थिति बेहद मुश्किल है। पंजशीर में जारी लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता ब्रिटेन और पाकिस्तान दोनों के हित में है। डोमिनिक रॉब ने पाकिस्तान के दौरे पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी और देश के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री की ये यात्रा अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश और अन्य लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। रॉब का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन ने सीमावर्ती देशों को सहायता के लिए 3 करोड़ पाउंड की सहायता राशि की घोषणा की है। ये सहायता राशि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागे हजारों शरणार्थियों के लिए रहने की जगह और दूसरी जरूरी मदद के लिए दी गई है। पाकिस्तान ने कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर भारत के कथित आपत्तिजनक आचरण को लेकर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने भारत के राजनयिक को आज तलब करके अपनी आपत्ति जाहिर की। माफ कीजिएगा, कल उन्हें तलब किया था। पाकिस्तान का आरोप है कि गिलानी की अंत्येष्टि के लिए परिवार पर दबाव डाला गया। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि उनके परिवार को इच्छा अनुसार शव दफनाने की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित करने के फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि विधानसभा लोकतंत्र का वो मंदिर है जिसे किसी धर्म या पंथ की परिधि में समेट कर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने लिखा, झारखंड विधानसभा में किसी वर्ग विशेष के लिए नमाज कक्ष का आवंटन किया जाना न केवल गलत परंपरा की शुरुआत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विपरीत है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। नमस्कार। तो शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बीबीसी इंडिया बोल। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं उन श्रोताओं के लिए जिन्हें ये नंबर याद नहीं है। फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1800-102-7001। तो टेलीफोन उठाइए, शामिल हो जाइए हमारे इस कार्यक्रम में। आज का विषय फिर से दोहरा देता हूं, तालिबान की भारत में कितनी दिलचस्पी। आज आप हमारे साथ तो शामिल ही हैं, बहुत सारे कमेंट हमारे साथ शामिल हैं इस कार्यक्रम में, और एक मेहमान शामिल हैं। उनसे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। वो हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। अभी कुछ ही दिन पहले इसी कार्यक्रम में हमने एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया था, और वो जो ब्रॉडकास्ट हमने इंटरव्यू किया था वो था तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का इंटरव्यू, और उसे करने वाले थे विनीत खरे। तो विनीत मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहनलाल जी, शुक्रिया। तो आज का जो हमारा विषय है कि तालिबान की भारत में कितनी दिलचस्पी। आपने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया, 18 मिनट का आपने इंटरव्यू किया सुहेल शाहीन का। बड़ी मुश्किल से संपन्न हुआ होगा, ये मैं मान सकता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत को लेकर हम ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं और इससे हमारे तमाम श्रोता सुन चुके हैं। भारत में तालिबान की क्या वाकई दिलचस्पी है भी या नहीं है? देखिए, उन्होंने जिस तरह का जो कमेंट्स था, जो कश्मीर पे जिस पर हम वेबसाइट पर भी हमारे है और जिस पर मीडिया में भी बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनको उनके जो हुकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको लेकर जो टीका टिप्पणी होती रहती है, तो अगर ये हो सकता है तो हम भी कश्मीर में, हमें भी हक है कि कश्मीर में मुसलमान और भारत के मुसलमान हैं, और फिर भारत के बाहर भी जो मुसलमान हैं उन पर अगर कोई अत्याचार होता है तो हम भी उसके लिए उनके फेवर में उनकी बात रख सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। अब इससे लेकिन इसके आगे का जो वाक्य है वो महत्वपूर्ण है। इसके आगे उन्होंने ये कहा, लेकिन कोई वो हथियारबंद संघर्ष जैसी बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो यहाँ पर हम ये भी बताते चलें श्रोताओं को, मोहनलाल जी की जो तालिबान पर आरोप लगते रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, या फिर कहें लंबे वक्त से, कि वो उनके कथनी और करनी में फर्क होता है। तो उन्होंने कहा तो है कि जो दोहा एग्रीमेंट उन्होंने अमेरिका के साथ साइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने जो इलाके हैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे दूसरे देशों के खिलाफ, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात फिर से दोहराई है कि जो मिलिट्री स्टाइल अटैक्स हैं उनकी बात नहीं होगी। लेकिन हमने इसी इंटरव्यू के आधार पर कश्मीर से बाहर लोगों से बात की, तो उसके अलग अलग रिएक्शंस हमें मिले हैं। अगर आप चाहें तो मैं उस पर एलाबोरेट कर सकता हूँ। हाँ प्लीज। जी, अलग अलग तरह के रिएक्शन थे। एक रिएक्शन मुझे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनसे मैंने बात की, तो उनका कहना था कि भी अभी जो जिस तरह के हालात हैं, तो भारत और तालिबान दोनों की तरफ से अभी तक बड़े संयम से और बड़े सूझबूझ तरीके से बात हुई है। तो और जरूरी है कि मीडिया को प्रभावित करने या फिर ऐसे भी कोई वक्तव्य नहीं दिए जाए जिसको लेकर ये जो समझ है बिगड़े, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट से उन पर असर पड़ेगा। एक मैंने कश्मीर में बात की, तो वहां पर मुझे एक है पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका कहना था कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान आए, तो उसको लेकर कई एक सेक्शन है, उनका दावा था कि उसमें बड़ा एंथुजियाज्म था तालिबान के आने का अफगानिस्तान में, और लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं, जिस तरह की डर व्यक्त किया जा रहा है एक सेक्शन में कि तालिबान के लड़ाके कश्मीर में आ सकते हैं, उन्हें नहीं लगता कि अभी जो सुरक्षा के हालात हैं वो ऐसा हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि हमें देखना होगा कि तालिबान की तरफ से जो वक्तव्य आता है वो नॉमिनल होता है या फिर उसमें कोई सीरियसनेस या कितनी गंभीरता है, गंभीरता कितनी है, ये आने वाले दिनों में नजर आएगी। मैं आपको रोक रहा हूँ, श्रोताओं का कार्यक्रम है, श्रोताओं की आवाज सुनते हैं। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जनाब सुदीप साहू गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। सुदीप साहू, आपकी टिप्पणियां आती हैं, आवाज बहुत दिन बाद सुन रहा हूँ आपकी। नहीं सरकार, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। अभी जैसे तालिबान जो है जी, जो उसकी हरकतें हैं, उसने दोहा एग्रीमेंट की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया, और वहाँ पे जिस तरह से हमारे हिंदुस्तानी लोग और अफगानी लोग फंसे हुए थे, और उनको भारत ने जिस प्रकार से भारत में बुलाया और उनकी जान को बचाया, ये एक बहुत बड़ा काम है। जबकि इस्लामिक देश करीब 55 इस्लामिक देश हैं, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बना हुआ है,
वो सब भी चाहते थे कि उनकी मदद करें, लेकिन कहीं से कोई मदद की खबर नहीं आ रही है। आज भारत जो है मदद कर रहा है अफगानी लोगों की सिर्फ इसलिए कि मानवीय आधार पे, और हम भारत ने अफगानिस्तान को प्रगति के राह पे ले जा रहे थे, लेकिन ये कट्टरपंथी, और मैं इनको राक्षस कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, ये वो लोग हैं जो महिलाओं को सरेआम हट्टे से पीट रहे हैं, और उसके बाद भी पूरी इस्लामी दुनिया जो है शांत बैठी है। और भारत में भी बहुत से समर्थक बैठे हुए हैं इनके, जो चाहते हैं कि ऐसे ही चक्कर चलता रहे। उसमें अतिवादी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, समझ सब जाएंगे इस बात को, इस तरह के तत्व हैं जो तालिबानी सोच रखते हैं कि वो तो देखिए विचारधारा के समर्थक भी होते हैं और विचारधारा के प्रबल विरोधी भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता की आवाज सुनेंगे। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुनीत कुमार। सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुनीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, रखें अपनी राय। सर विनीत खरे जी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। हाँ विनीत जी सुन रहे हैं आपका, आपकी आवाज सुन रहे हैं। इतनी जान जोखिम में, मतलब इतना जोखिम लेकर के सर रिपोर्टिंग करते हैं। मैंने देखा कोरोना के दौरान बीजिंग में थे, चीन में थे, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद अब वहाँ पहुंचे हैं अफगानिस्तान में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत अफगानिस्तान में नहीं है, विनीत दिल्ली में ही है, और उन्होंने ये इंटरव्यू जूम इंटरव्यू किया है, तो वो दिल्ली से ही इंटरव्यू है जी। मैंने सर देखा है कि जितना भी था वो अमेरिका से भी वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वॉशिंगटन में थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के विषय पर अपनी राय रख दें। जी सर, आज के विषय पर मेरी राय ये है कि अफगानिस्तान से जो वार्ता भारत की हुई है वो मुझे लगता है एक औपचारिक वार्ता है। उसमें अफगानिस्तान का कोई खास भारत के पक्ष में झुकाव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसने वो जम्मू कश्मीर जैसे पॉइंट को छेड़ दिया है, तो उससे वो साफ नजर आता है कि वो हमेशा एक विवाद के ही पक्ष में रहेगा कि जम्मू कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिसमें अफगानिस्तान को नहीं बोलना चाहिए था, और वो एक इस्लामिक धर्म को लेकर वो यहाँ विवाद करना चाह रहा है, जबकि वो मुद्दा पाकिस्तान और भारत का है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा रहेगा, और बाकी जो बचा हुआ फिर वो डोमिनेंट कंट्री जैसे मान लिया चाइना है या रूस है उसकी तरफ जाएगा, और बाकी जब ऑप्शन कोई बचेगा उसके लिए भारत की तरफ देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, उनकी आवाज, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ पूर्णिया बिहार से। पूर्णिया बिहार से, नाम बता दें। विनोद ऋषि बोल रहे हैं सर। विनोद ऋषि जी नमस्कार, अपनी राय रखें। नमस्कार सर, आज का जो विषय है, चूंकि मेरा ज्यादा उम्र नहीं है सर, मैं मात्र 28 वर्ष का। अरे उम्र तो हमारी भी नहीं है गुरुजी। जी सर। तो मेरा मानना है जिस तरह से तालिबान जो है वहाँ पे शासन किए हुए है, उसका असर हमारे देश पर पड़ने वाला है। वो ये निर्भर करता है कि हमारे केंद्र की गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरह का शासन व्यवस्था चाहती है। यदि वो धार्मिक आधार पे यहाँ पे शासन कराएगी तो हो सकता है वहाँ का जो धार्मिक संगठन है, इस धार्मिक संगठन से दोनों का कहीं ना कहीं टकराव होगा, और हो सकता है कि भविष्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम भारत के लिए हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते सर, मैं हीरालाल राय तेलंगाना से बोल रहा हूँ। हीरालाल जी स्वागत है आपका, रखें अपनी राय। सर, तालिबान अच्छी समझता है, देख रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का हालत देश और दुनिया में क्या से क्या बना दिया है। पाकिस्तान गलती पर गलती करते गया और भारत क्षमा करते गया, लेकिन जब पाकिस्तान का दुर्दशा देश और दुनिया में खराब करना शुरू किया तो पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ में आ गया। वही बात तालिबान समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरह हम भी भारत के साथ व्यवहार किया तो पाकिस्तान की तरह इंडिया हमारा हालत वैसा ही करेगा। इसलिए हमें बिना इंडिया के सहायता के बिना हम देश और दुनिया में इज्जत और शोहरत पैसा नहीं कमा सकते। अगर हमें पाकिस्तान की तरह करना है तो भारत हमें कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में जो सूखे फलों का व्यापार है सबसे बड़ा इंडिया है। अतः भारत से बहुत रिश्ते, भारत और अफगानिस्तान के जो कारोबारी रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुलदीप सिंह जाखड़ एक टिप्पणी कर रहे हैं कि ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान तालिबान का कितना समर्थन करता है। भारत को भी इस बात का भान है कि अफगानिस्तान में ईरान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसलिए भारत ईरान के जरिए तालिबान पर भारत के हितों के लिए दबाव बना सकता है। बहुत सारे श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं और टिप्पणी भी कर रहे हैं। मैं सीधे विनीत खरे के पास चल रहा हूँ। विनीत खरे जी, 4 श्रोताओं की आवाज़ हमने सुनी, इनमें से अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट आपने सुने। तालिबान और जो पाकिस्तान के अगर रिश्तों की बात करें तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि भाई वो करें तो करें क्या।
और उन्होंने ये बात मानी कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव ज़रूर है, लेकिन वो उसके इशारे पे नहीं चलता। अब बात यह है कि जितने भी ये देश हैं, सबकी जो विदेश नीति है वो डिपेंड करेगी कि आने वाले समय में जो सरकार का रूप होगा वो कैसा होगा, कौन किससे बात करेगा। लेकिन अगर सरकार तो बनने ही जा रही है, तो सरकार के साथ राजनयिक संबंध तो स्थापित करने ही पड़ेंगे दुनिया भर को। देखिए, मेरे पास दो टिप्पणी है। एक जो पहले भी मैं सुन रहा था, एक श्रोता ने कहा कि अफगानिस्तान को ऐसा बोलने का हक नहीं है। जब मैं ये जो इंटरव्यू है उस पर कमेंट ले रहा था इंडिया से ही, तो एक जो रिएक्शन मेरे पास आया कि आज की तारीख में अपने देश की सीमा के बाहर कुछ भी होता है तो आपको अपनी बात रखने का, टिप्पणी करने का दूसरे देश में क्या हो रहा है। जैसे भारत में अगर अफगानिस्तान में कुछ होता है तो भारत की ओर से भी टिप्पणी की जा सकती है। तो एक ये रिएक्शन था। दूसरा, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों की बात की। आप सबको पता है कि तालिबान पाकिस्तान के मदरसे हैं या फिर वहां से निकले या फिर कितने नजदीकी रिश्ते रहे हैं। बहुत से जो तालिबान के नेता हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। जो इंजरीज हुई या फिर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पाकिस्तान के हॉस्पिटल में लाया गया, तो ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। कितना इन्फ्लुएंस है, कितना प्रभावित कर सकते हैं, इसको मुझे लगता है, मैंने जो जितना सुना है समझ पाया हूँ कि उसमें मुझे लगता है कि उसमें विचार बटे हुए हैं। पहला विचार है कि भाई पाकिस्तान कितना मटेरियल सपोर्ट, रिसोर्स सपोर्ट है। आज जब अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी ट्वीट्स में कि जो पाकिस्तान के जो ISI के चीफ हैं वो काबुल पहुंचे हैं, तो एक जो तबका है वो सोचता है कि बहुत ज्यादा असर है पाकिस्तान का तालिबान पे। दूसरी सोच ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ऐसा संदेश नहीं देना चाहेंगे अफगानिस्तान के लोगों को कि वो उनकी कठपुतली हैं। हाँ। तो अपनी सोच से सरकार चलाएंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान की भूमिका अहम होगी, ये बहुत जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है। और चीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी, चीन हमने देखा, चीन हो गया, रूस, पाकिस्तान, ये अमेरिका, इन्होंने ओपनली जो तालिबान है उनसे बात की है। अगर हम उसकी तुलना भारत से करें तो बहुत ही कॉशियस, जो भी धोआ में भी बातचीत हुई है, आपने जो MEA के स्पोक्स पर्सन उनका बयान सुना होगा, जो प्रेशर होती है, तो बड़ा कॉशियस सा रिस्पॉन्स था कि भाई हमने जो अपनी बात रखी, अपने कंसर्न्स रखे हैं और उसके आगे वो बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन विनीत, ये भी बड़ी बात है कि भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर ये स्वीकार किया कि हाँ, उनकी बात हुई है। बिल्कुल। और इससे पहले कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हो जो इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, तो वेट एंड वॉच, हाँ, मतलब बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं आता था। उनका कहना, भारत का कहना होता था हम हर तबकों, हर जो उनके टच में है। ये पहली बार एक जैसे ओपन पॉलिटिकल कांटेक्ट हुआ है और उसको जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। तालिबान की तरफ से क्या कहा गया इस बातचीत में, ये हमें नहीं पता है अभी। बिल्कुल, मैंने नहीं सुना है। जी, एक श्रोता की आवाज, नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? हेलो, अरे भाई बोल दीजिए। हेलो, राजस्थान से रमेश बापना बोल रहा हूँ। राजस्थान से कौन बोल रहे हैं? बापना बोल रहा हूँ। अच्छा, बापना जी, रखें अपनी राय। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप BBC 1978 से सुन रहा हूँ जी। तालिबान पर जो हिंदुस्तान में निजाम है वो पहले अपनी कुछ दूसरी बात कर रहा था, आज अब तालिबान जब सत्ता में आई तो दूसरी बात करने के लिए उतारू है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा आप जानना चाहते हैं। तो अलग अलग देशों के हिसाब से उनके राजनयिक संबंध अलग अलग तरीके से होंगे, उस तरह से अलग अलग परिभाषाएं आएंगी। थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे विनीत से, लेकिन पहले एक और श्रोता की आवाज़ सुन लेते हैं। नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, नाम बता दें। मेरा नाम रणजीत सिंह है सर। रणजीत सिंह जी, अपनी बात रखें, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, अपनी बात रखें। मेरी बात सर मैं ये रखना चाहता हूँ। हेलो, हाँ, हम सुन रहे हैं, आप बोलें आप। मेरी बात ये रखना चाहता हूँ कि सर जो बाहर जितने तालिबान से काम हो रहा है वो धर्म के नाम पे हो, धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। जो काम हो वो सिर्फ मानवता के आधार पर होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, नाम बता दें। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मोहम्मद सरफराज, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से सर। सरफराज साहब, बिजनौर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपनी राय रखें। जी सर, कैसे हो आप सर? मैं ठीक हूँ, आप स्वस्थ होंगे? जी सर। जी, राय रखें। सर राय हमारी ये है, तालिबान ने जिस तरह से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है सर, उससे तो लगता है सर तालिबान भारत के लिए काफी कुछ मतलब समझ रहा है सर। इंडिया के साथ बेहतर बनाने के संबंध कोशिश कर रहा है सर। लेकिन
जो तालिबान की छवि सर जिस तरह से अब दिखा रहा है सर दुनिया को, अब देखना होगा कि आने वाले समय में सर उसकी वो छवि बरकरार रहती है नहीं रहती, ये देखना सर सबसे बड़ी बात होगा। और इसमें इंडिया को सर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सर, इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल रहना चाहिए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, थैंक यू सर। एक और श्रोता के पास चलेंगे, लेकिन पहले दिलचस्पी है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं डीके परमार बोल रहा हूँ। जी परमार साहब, स्वागत है आपका। टिप्पणियां हम लगातार आपकी पढ़ते रहते हैं। ओके सर, मैं डीके परमार बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर आपका। जी। तालिबान हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं करेगा सर। रसिया, चीन और पाकिस्तान ये टिकड़ी भारत के लिए समस्या खड़ी करेंगे जरूर। अच्छा। ड्राइवर सीट पर चीन बैठ जाएगा, भारत को ज्यादा तकलीफ दे देगा। कश्मीर के प्रश्न के बारे में तालिबान ने एक कहा है सर, बिगर मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया है, इसके लिए नहीं बोला है। क्यों? ये दोहरी नीति है तालिबान की, इसलिए हमारे लिए तो ये समस्या ही खड़े करेगा। जी। हमने बहुत पैसे दिए हैं, ये हमारे लिए तकलीफ जरूर खड़ी करेगा। भारत को सतर्क रहना चाहिए सर। जी, मेरा अंगत मानना है सर। भारत को सतर्क रहना चाहिए। विनीत, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ओके सर। विनीत, अभी आपने ये दो तीन टिप्पणियां सुनी। भारत को सतर्क रहना चाहिए, डीके परमार का कहना है। इसके अलावा ये एक बात और हो रही है कि तालिबान ने यानी कि जो तालिबान 2.0 है, तालिबान का जो दूसरा सत्र है, वो अपने आप की छवि को सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बार का उनका जो चेहरा है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात में आपकी जब प्रवक्ता से बात हुई, आपको लगा कि ये वाकई बदल रहे हैं या बदल गए हैं? देखिए, मैंने पिछले 20 सालों में तालिबान को या फिर अफगानिस्तान से, काबुल से उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं की है मोहनलाल जी। तो मैं आपको वो बता सकता हूँ जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं लोगों के विचार जिन्होंने स्पेशली तालिबान, पाकिस्तान को या फिर अफगानिस्तान को कवर किया है। एक सोच ये है कि तब के तालिबान और आज के तालिबान में कोई फर्क नहीं है। आपने बहुत सारी रिपोर्ट सुनी होंगी जिसमें औरतों के खिलाफ। लेकिन अगर तालिबान के प्रवक्ता खुद ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जगह देंगे, महिलाओं को आजादी होगी। एग्जैक्टली, कहने और करने में ये आरोप लगे हैं तालिबान पर कि उनकी कथनी और करनी में लगातार फर्क रहा है। और अभी मुझे लगता है अभी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि अभी भी वहाँ सरकार नहीं बनी है। आपने पंजशीर घाटी में जिस तरह की लड़ाइयाँ की खबर सुन रहे होंगे, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं और जो तालिबान के जो लड़ाके हैं उनके बीच में आपस में कंट्रोल को लेकर लड़ाई चल रही है। किसका पलड़ा भारी होगा, हमें आगे देखना होगा। सरकार बनती है, किस तरह की सरकार बनती है, कितना रिप्रेजेंटेशन होता है, कितनी रिप्रेजेंटेटिव सरकार होती है, उसमें उज़्बेक, ताजिक, अलग अलग जो तबके के लोग हैं उनमें औरतों को, महिलाओं को कितना स्थान मिलता है, और उसके बाद से किस तरह की नीति आगे हमें देखने को मिलेगी। अभी जिस तरह का लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहां से निकल गए हैं, तो बहुत सारी जो अंदर की खबरें हैं वो बाहर आ भी नहीं रही हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये अभी साफ नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और उसके बाद पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ, वेट एंड वॉच, मतलब हिंदुस्तान की भी अभी यही पॉलिसी है। आप इसे मानते हैं कि वेट एंड वॉच? जी बिल्कुल। आई थिंक जो हमारा पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट, हमारा मतलब हिंदुस्तान का जो एक ओपन कॉन्टैक्ट रहा, उसके बाद जो प्रेशर हुई और हम जिस तरह के स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं उसमें भी ये भी है कि आगे देखिए क्या होता है। सरकार कैसी सरकार बनती है, कितनी रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनती है। हमने देखा कि भारत को अपने काउंसलेट्स बंद करने पड़े, वहां से एम्बेसी को बंद करना पड़ा, एम्बेसडर यहाँ आ गए, पूरे डिप्लोमेट्स को यहाँ पर ले गए। तो एक तरह से कॉशियस अप्रोच है कि वहाँ कल क्या हो सकता है, जिससे कि कई इलाकों में जहाँ पर मेरी बात हुई, जैसे मैं स्पिन बॉलडॉग से बात कर रहा था, तो वहाँ पर लोग बता रहे थे कि तालिबान जो है वो भारत विरोधी, जो तालिबान लड़ाके हैं वो भारत विरोधी बातें कर रहे थे। तो अभी मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की भी वेट एंड वॉच पॉलिसी है कि सरकार बने, उसके बाद हम देखा जाए कि इस तरह के वायदे या फिर दावे किए हैं कि हम महिलाओं के साथ ये करेंगे या फिर हम किसी के साथ से कहना चाहिए बदले की कार्रवाई नहीं होगी, तो वो क्या उन वायदों पर खरे उतरते हैं तालिबान, वो हमें देखना होगा। और यही मेरे ख्याल से भारत की भी नीति है। एक श्रोता की आवाज सुनते हैं। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
सर मैं बिहार के बांका जिला से परमवीर रावत बोल रहा हूँ। हाँ, फिर से आपका फोन लग गया है। वाह क्या बात है। हमारे तमाम श्रोता कहते हैं कि उनका फोन नहीं लगता, लेकिन कुछ हमारे श्रोता हैं जिनके फोन हमेशा लग जाते हैं। जी जी, रखें अपनी राय। सर मेरा ये कहना है कि तालिबान की भारत में दिलचस्पी कितनी है, इसका मापदंड तालिबानी हुकूमत चलने के बाद ही किया जा सकता है। फिलहाल में सर मेरा कहना यह है कि अब तालिबान जब अपना हुकूमत कायम कर ही लिए हैं, तो तालिबान का जो चोटी के जो नेता हैं, जो शीर्ष क्रम का नेता है, उसको चाहिए कि सभी कंट्री के साथ सिस्टमेटिक तरीके से तालमेल स्थापित करे और बेहतर ढंग से संवाद स्थापित करे। और सर कि तालिबान अपने आप को विश्व विजेता सिकंदर समझने का प्रयास न करे, अन्यथा भगवान विष्णु के 24वां अवतार होना अभी बाकी है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और फोन, नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? जी कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? मुझे लाइन पर रखा है सर। जी हाँ, आप बोलिए सर। अच्छा परमार साहब, आपकी लगता है लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी क्या? हेलो, मंजूर खान बोल रहा हूँ। हाँ मंजूर खान साहब जी, अपनी राय रखें आप। जी मेरी राय ये है कि भारत को तालिबान के साथ रिश्ता बनाना चाहिए, जैसे हम म्यांमार के साथ बना रहे हैं वैसे हमको इनके साथ ही बनाना चाहिए, ताकि हमको चीन और पाकिस्तान को खुली डोर न मिल जाए। इसलिए भारत सरकार को इसके बारे में सोचकर कदम उठाने चाहिए और अपना फैसला थोड़ा सोच समझकर किसी और को इतना मौका देना ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरी राय है और मैं ये मानना चाहता हूँ कि सरकार कुछ भी करके हम बात करें, मगर बात जरूर करनी चाहिए। जी बात जरूर करनी चाहिए। हीरालाल रॉय एक टिप्पणी कर रहे हैं कि तालिबान को दुनिया में इज्जत और शोहरत पाने में सदियां लग जाएंगी। एक और श्रोता की आवाज, नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर मुन्ना बोल रहा हूँ, कैराना यूपी से। मुन्ना जी, कैराना यूपी से स्वागत है आपका कार्यक्रम में, रखें अपनी राय। सर मेरी राय ये है, कुछ लोग मतलब यहाँ भी एक हिंदू मुसलमान को रंग देना चाह रहे हैं और मेरा सवाल ये है, यहाँ कोई भी तालिबानी नहीं सोच का लोग रहता है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं सबसे पहले अपने देश से प्यार करता हूँ, बाद में मेरे लिए सब कुछ है। मैं एक इंडियन हूँ तो इंडिया से प्यार करता हूँ, लेकिन लोग बागों की सोच कैसी आ रही मैं देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कोई भी तालिबान से प्यार नहीं करता है, लेकिन तालिबान सोच के वो लोग हैं जो एक बेकसूर इंसान, गरीब इंसान को रोड पे मारते हैं, गाड़ियों के पीछे बांध के खींचते हैं उनको। ऐसे लोग होते हैं तालिबान सोच के। ये सोच है बेसिकली। जी हाँ सर, तो अपने देश से प्यार करो और अपना प्रेम प्यार फैलाओ। तालिबान में जो हो रहा होने दो, वो उनकी सोच है, हमें अपने देश में प्यार रखना चाहिए। जी वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी अपनी राय रखने के लिए। नितिन वर्मा टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर तालिबान का भारत के प्रति नापाक उद्देश्य है तो कभी सफल नहीं होगा। एक टिप्पणी ये है। और इसके अलावा अदनान अज़मी हमें सुन रहे हैं, राजिंदर सैनी भी हमें सुन रहे हैं। जयवीर सिंह परिवर्तनवादी की एक टिप्पणी है कि तालिबान से बात करना मजबूरी है, कारण सरकार में वो आ रहे हैं तो संबंध तो बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा रंजीत सिंह हमें सुन रहे हैं। रफ़ीक परमार पारकर हमें सुन रहे हैं कि तालिबान की भारत में इतनी दिलचस्पी जितनी दिलचस्पी भारत सरकार की अफगानिस्तान में है। विनीत, आखिरी टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। भारत ने बहुत निवेश किया है अफगानिस्तान में। भारत ने पुनर्निर्माण कार्यक्रम चलाया और बहुत कुछ बनाया वहाँ पर, वहाँ की संसद को बनाया और मतलब बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत कुछ स्टेक पर लगाया। अब आने वाले समय में जब सत्ता बदलेगी तो एक हमारे पास राय ये है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। एक टिप्पणी ये भी आई है। देखिए, मैं मोहनलाल जी अंत में दो बातें कहूंगा। जो फिगर सर्कुलेट होती है मैं पढ़ता हूँ, वो $3 बिलियन के आसपास भारत का इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन भारत का जो सॉफ्ट पावर रहा है वो बहुत रहा है। भारत को लोग पसंद करते हैं, भारत से मोहब्बत है उन्हें। जो बहुत अफगानी दोस्त हैं मेरे, उनसे भी मैं पॉजिटिव कमेंट सुनता हूँ।
लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ, जिस तरह से तालिबान टेक ओवर किया है अफगानिस्तान को, जिस तरह के हालात निकले हैं, मैं एक अफगान जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, संक्षेप में उनसे बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि बहुत सारे लोग हैं वो हिंदुस्तान से डिसअपॉइंटेड हैं। जिस तरह की मदद की उन्हें उम्मीद थी, वो उन्हें मदद हिंदुस्तान की तरफ से नहीं मिली, चाहे वो वीजा को लेकर हो या फिर दूसरी मदद हो। दूसरी बात, जिस तरह से चीन या रूस की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से खुदे तौर पर तालिबान से बातचीत की गई है, भारत को भी इस तरह से एडवाइस मिल रही है कि अभी, क्योंकि आप किसी देश की सरकार को या फिर किसी कौन सत्ता में है, कौन पावर में है, वो चुन नहीं सकते हैं, तो भारत वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तालिबान से संबंध उन्हें खोलने होंगे, रास्ता खोलना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना होगा। विनीत खरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। फिर मुलाकात होगी कल दिन भर कार्यक्रम में। तब तक विदा दें और bbchindy.com पर आते रहें। नमस्कार।